हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं और हिस्ट्री की सीरीज में आपका क्या क्या हो चुका है। तो देखिए, हिस्ट्री की सीरीज में आपका क्लास 6 से 10 तक की पूरी हिस्ट्री आपकी निकल चुकी है। जिसको अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और उसके बाद बात करें तो क्लास 11 की मैंने स्किप की हुई है। क्लास 12 के बाद ही क्लास 11 की कराऊंगी, क्योंकि क्लास 11 में वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। और हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए, पहले हमें इंडिया की हिस्ट्री देखनी चाहिए। तो क्लास 12 में इंडिया हिस्ट्री है आपकी। क्लास 12 के आपके 6 चैप्टर निकल चुके हैं और आज हमें इसका 7वां नंबर चैप्टर देखना है। चलिए इसको रेड कलर से कर लेते हैं, थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं, है ना। ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसको एक बार के लिए, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, विजयनगर के बारे में बात की हुई है। अगर आपने ना सुना हो तो आपने हम्पी सुना होगा। विजयनगर, हम्पी, हम्पी नहीं तो आपने कर्नाटक तो सुना ही है। यानी आज का जो राज्य कर्नाटक है वहीं पे था विजयनगर साम्राज्य। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, आप आराम से पढ़िएगा इसको शांति से, लीड लगा के अंग दिखिएगा। बात कब की हुई है, तो लगभग 14वीं से 16वीं सदी की बात ये लोग कर रहे हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे। अच्छा है, इम्पोर्टेंट है और आपको इंटरेस्ट भी इसमें आएगा। विजयनगर अथवा क्या होता है, विजयनगर का अर्थ होता है विजय का नगर। किसका? विजय, यानी बहुत सारे क्या है, बहुत सारी जीत मिली, तो क्या कहेंगे, विजय का नगर। एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण भाग तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। 1565 में इस पर आक्रमण किया गया। अगर आप बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने क्या बताया, तो 14वीं से 16वीं सदी तक चला। लास्ट 16वीं सदी में इसको क्या किया, उजाड़ दिया गया, इस पर आक्रमण किए गए। हालांकि 17वीं से 18वीं शताब्दी तक पूरी तरह से इसको विनष्ट कर दिया गया, इसका विनाश हो गया। पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। वहाँ के जो लोग थे वो विजयनगर साम्राज्य उनकी यादों में था। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से जुड़ा हुआ था। पंपा देवी, वहाँ की देवी को माना जाता था पंपा देवी। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। तो विजयनगर शहर के चारों ओर बनाई पत्थर की दीवार का एक भाग, चलिए अब इसको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर आपका और अच्छा है, पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको। अब जो आपके सारे चैप्टर बढ़िया बढ़िया से इंपॉर्टेंट आने हैं। देखिए हम्पी की खोज कैसे हुई थी। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की, अगर पूछे तो टिक लगा सकते हैं। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। नाम कैसा है, कॉलिन मैकेंजी, अंग्रेजी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी में ही कार्यरत होगा, सीधी सी बात है। ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआत जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थे। तो विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी, ये दो जो भगवान और ये देवी बताई गई है, पति पत्नी है। आगे इनकी स्टोरी दी हुई है ना। इन देवी ने इन भगवान को पाने के लिए बहुत घोर तपस्या की थी, आगे बताया जाएगा। तो विरूपाक्ष मंदिर एग्जाम में पूछा जाता है। साउथ के अधिकतर मंदिर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य में है। तो विरूपाक्ष मंदिर आपको कहाँ मिलेगा, विजयनगर में। विजयनगर आज का विजयनगर नहीं, पिछला वाला विजयनगर, जब विजयनगर साम्राज्य था। आज का क्या है वो, आज का आपका कर्नाटक या हम्पी। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। तो राज्य का नाम पूछा जाता है तो आप आराम से बता सकते हैं कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कब बना था, तो विजयनगर साम्राज्य के समय पर ही बना हुआ था। कालांतर में 1856 ईस्वी से एक छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों में कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्राओं के वृत्तांत तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया हुआ है।
चलिए देखिए इसको आगे। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, तो कॉलिन मैकेंजी के बारे में बताया हुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं। 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षण तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था और 1821 में उनकी मृत्यु तक भी इस पद पर बने रहे, सर्वेयर जनरल के पद पर। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानून तथा रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकती है। चलिए इसको देखते हैं आगे। अब देखते हैं मैकेंजी की तस्वीर बनी हुई है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, राय, नायक और सुल्तान। राय कौन थे या रॉय कौन थे, नायक कौन थे उस समय पर, और सुल्तान कौन थे विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे। परंपरा व अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी। एग्जाम में सीधा आंसर क्वेश्चन पूछता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर, दूसरे का नाम था बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, द्वारा 1336 में की गई थी। इसको याद रखना, 14वीं शताब्दी में। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक भी शामिल थे। दक्कन में कुछ, सीधी सी बात है ना कि जितना विजयनगर का ये हिस्सा है, यहाँ पे कोई राजा आज राज्य कर रहा है ना, तो क्या ये दक्कन वाला हिस्सा है तो यहाँ कोई राजा नहीं होगा क्या? होगा। यहाँ उड़ीसा वाला राज्य है तो यहाँ कोई राजा नहीं होगा क्या? यहाँ उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर राजा नहीं होगा क्या? यहाँ उत्तराखंड है तो यहाँ पर राजा नहीं होगा क्या? हर जगह पर राजा होगा। तो जब एक ही समय पर ये लोग जब रहते हैं ना, तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समकालीन कहलाते हैं, है ना। ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समकालीन कहलाते हैं। चलिए देखिए आगे। तो उड़ीसा के गजपति शासक थे उस समय पे। उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया गया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान किया गया, विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। इन साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों, जैसे तमिलनाडु में चोल थे, कर्नाटक में होयसाल थे। याद रखिएगा, होयसाल आपको कहाँ मिलेंगे? तो कर्नाटक में मिलते थे। चोलों का राज्य तमिलनाडु में था। कर्नाटक होयसाल के हो गया। ये देखिए, कर्नाटक का साम्राज्य कर्नाटक का साम्राज्यमू, जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं, यहीं समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्यमू की संज्ञा दी थी। किसको? विजयनगर वाले क्षेत्र को। इतिहासकारों ने तो विजयनगर बोला। इन लोगों को जो साक्ष्य मिले हैं, इन लोगों को जो अभिलेख मिले हैं, उसमें इन लोगों को विजयनगर नाम मिल गया होगा। हरिहर बुक्का द्वारा स्थापित किया हुआ 1336 में किया हुआ था, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो समकालीन और लोग थे, है ना, तो वो क्या कहते थे? वो कर्नाटक साम्राज्यमू इसका नाम देते थे। चलिए देखिए आगे देखेंगे इसको। कहा थे हम लोग? होयसालों के राज्य का विकास देखा था। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिर जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेल्लूर के चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण दिया। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर आपको कहाँ मिलेगा भाई? तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा कि बृहदेश्वर मंदिर आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और बेल्लूर आपका कर्नाटक में है। बेल्लूर शहर जो है आज का कर्नाटक में है ना। तंजावुर शहर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तंजावुर तमिलनाडु बृहदेश्वर, बेल्लूर कर्नाटक चन्नकेशव मंदिर, बस को संरक्षण प्रदान किया। विजयनगर के शासकों को जो अपने आप को राय कहते थे। अब आप देखेंगे कि विजयनगर पे जो सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं, वो खुद को राय बोलते थे। क्या बोलते थे? रॉय। राय नहीं, आप इसको रॉय बोलिएगा, है ना। रॉय बोल दीजिए इस प्रकार से। इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसे ही हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया रॉय ने। इधर पे देखिए, ये क्या बना हुआ है? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार बना हुआ है। ये सिर्फ प्रवेश द्वार है। अब इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा अंदर के साइड मंदिर, है ना।
तो इतना विशाल दरवाजा है तंजावुर की बृहदीश्वर मंदिर का। और कहाँ है ये? तमिलनाडु में। चलिए देखेंगे। गजपति का हाथी घोड़ा और लोग, इसको देखिएगा। गजपति का शाब्दिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। गजपति है ना, जैसे राष्ट्रपति तो राष्ट्र का स्वामी। अंग देखिए, 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। क्या था? गजपति। और एक गजपति इनके जो विजयनगर साम्राज्य था, इनके क्या थे? इनके समकालीन थे। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा राय को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई थी। उस समय पे गजपति किसको कहा जाता था? हाथियों का स्वामी। और गजपति जो थे वो कहाँ पे थे? तो वो उड़ीसा में थे। इसके बाद अगर आप बात करें तो किसकी बात हुई? अश्वपति की। अश्वपति घोड़ों के स्वामी थे और अश्वपति साम्राज्य कहाँ फैला हुआ था? तो दक्कन में फैला हुआ था। और नरपति राय को ही बोला जाता था, जो कि आपका कर्नाटक क्षेत्र में मिल जाते थे। अंग देखिए, इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिर जैसे आपका तंजावुर, बृहदीश्वर तथा बेलूर के चन्नकेशव मंदिर का निर्माण कराया। बृहदीश्वर तमिलनाडु और आपका चन्नकेशव मंदिर कहाँ मिलेगा? तो कर्नाटक में मिल जाएगा। विजयनगर के शासक जो अपने आप को राय कहते थे, ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसे ही हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से पहुंचाया। शासक और व्यापारी, चूंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। घोड़े आयात किए जाते थे। कहाँ से किए जाते थे? तो अरब से और मध्य एशिया से। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदिरई चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। क्या बोला जाता था इन्हें? कुदिरई चेट्टी। या इसका अर्थ क्या था? घोड़ों के व्यापारी। मतलब याद रखिएगा, कुदिरई चेट्टी का अर्थ क्या है? घोड़ों के व्यापारी भी इन नियमों में भाग लेते थे। अब देखिए 1498 ईस्वी में कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। कौन लोग? ये पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा भी तो पुर्तगाली था जब 1498 में भारत आया था, जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता दी। मेन दिक्कत क्या थी कि इन लोगों के पास उस समय पर बंदूकें थीं, है ना। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। हो गया आपका इतना। चलिए देखेंगे। अब इधर से हम देखेंगे राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन, मतलब राज्य कहाँ तक फैला और फिर किस प्रकार से राज्य का पतन हो गया। अंग देखिए, राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था ने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुलूबों ने उखाड़ फेंका। किसने? सुलूबों ने संगम वंश को। जो सैनिक कमांडर थे, सुलूब कौन थे? सैनिक कमांडर। तथा वे 1503 तक सत्ता में रहे। 1485 तक नियंत्रण किनका रहा? संगम वंश का। और इसके बाद सुलूब आए। सुलूब कब से कब तक रहे? तो 1498 से 1503 तक रहे। इसके बाद तुलुबों ने उनका स्थान ले लिया। और कृष्णदेव राय जो थे, जो रॉय हम पढ़ चुके हैं, तो कृष्णदेव रॉय जो थे तो वो तुलुब वंश के ही थे। कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण थी। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया। कब इस काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को रायचूर क्षेत्र कहते थे। उसको हासिल कर लिया। कब कर लिया? कृष्णदेव राय ने 1512 में। उड़ीसा का क्षेत्र हासिल किया वो 1514 में किया। बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित 1520 में कर दिया, है ना। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शक्ति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्री कृष्णदेव राय को ही जाता है।
उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। नगलपुरम, नगल हो सकता है इनकी माँ का नाम हो, पुरम नहीं लगा होगा, पुरम हम गांव के हिसाब से लगा देते हैं, है ना। तो नगल इनकी माँ का नाम होगा और माँ के नाम पर इन्होंने स्थापित किया उपनगर विजयनगर के समीप ही, तो उसका नाम क्या दिया, नगलपुरम। अगली बात समझ में, विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय की या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। चलिए देखिए आगे, कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराबिदू के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। अब देखिए, इसको 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय, क्या नाम था, राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, बहुत पूछा जाता है कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। दूसरी बात कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। तीसरी बात किस सेनापति या किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ था, तो राम राय के नेतृत्व में। ये रहा राम राय, है ना, तालीकोटा का युद्ध में उत्तरी। अब देखिए इसमें दूसरी साइड कौन था, तो दूसरी साइड बीजापुर, अहमदाबाद और गोलकुंडा की संयुक्त सेना थी, है ना, और एक साइड सिर्फ विजयनगर की सेना थी। याद रखिएगा 1565 में अच्छा खासा युद्ध हुआ था, तागड़ी का युद्ध, राक्षसी तागड़ी बोलते हैं या फिर उसको तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। विजयी, याद रखिएगा अपोजिट साइड में कौन कौन थे विजयनगर की, बीजापुर, अहमदाबाद और गोलकुंडा। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। 3 सेनाएं थी, विजयनगर का हारना तो तय था ना। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराबिदू राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी आपका तिरुपति के समीप से शासन किया। आगे देखिएगा, छूटा नहीं है ना आपका कुछ, राजा और व्यापारी। आगे देखिए, ये देखिए इधर पे, ये रहा आपका विजयनगर। आपको इधर पर गोवा देखने को मिल जाएगा, 1 मिनट देखना इसको। ये आपको गोवा दिख रहा है, ये विजयनगर। गोवा के ऊपर कौन सा हिस्सा है, ये आपका इस साइड कौन सा हिस्सा है, तो ऊपर महाराष्ट्र, नीचे आपका कर्नाटक आज की डेट में रखा हुआ है। तेरा आपका बीजापुर, एक कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का दोआब बता रहे हैं ना वो लोग, तो इनका दोआब था, है ना। चलिए देखिए इधर पे, ये रहा गोलकुंडा, ये रहा बीजापुर, ये रहा आपका हैदराबाद। तो इन तीनों की संयुक्त सेना जाके विजयनगर पर इन लोगों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेना उत्तरदायी थी। 1 मिनट, चलिए इसको देख लेते हैं। फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदार का समर्थन किया तथा यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। इसी कारण बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर के उत्तराधिकारी के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया था। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थीं। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। चलिए देखिए आगे, राय तथा नायक कौन होते थे। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होता था। सेना प्रमुख तो होता था ना, जो सेना का नेतृत्व करेगा, जो सामंता किले पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थन होता था, यानी इनके पास जो है हथियार होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ दे देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे। तो नायक किन्हें कहते थे, जो सेना के प्रमुख होते थे, है ना। और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। तो जब उस साइड के हैं तमिल तेलुगु साइड के, तो कन्नड़ या तमिल तेलुगु ही बोलेंगे अपनी क्षेत्रीय भाषा। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही बस में किया जाता था। चलिए आगे,
अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। अमर नायक कौन होता था? सैनिक कमांडर, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे सैनिकों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों तथा हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिण प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में लिया। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेज देता था और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों यानी गिफ्ट भेजते थे कि भैया हम अपने स्वामी को बहुत मानते हैं, स्वामी भक्ति करते हैं। स्वामी उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था, पर 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा था। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। समर का अर्थ क्या है? लड़ाई या युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति, तो उसको अमर बोल देते थे। क्या होता है ना कि किसी भाषा में उसी शब्द का दूसरा अर्थ होता है कि उसी शब्द का किसी और भाषा में दूसरा अर्थ निकल जाता है। चलिए देखिए इसको आगे। विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश। अच्छा चैप्टर है यही। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से विजयनगर की ओर रुख करते हैं। चलिए देख लेते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। विजयनगर, इस शहर के विषय की खोज पढ़ लेना। विशाल फैला हुआ क्षेत्र, तो ये डोमिंगो था, डोमिंगो पेस। इसने बताया हुआ है कि विजयनगर कितने क्षेत्र में फैला हुआ था। इसने कैसा बताया है? इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित था। काफ़ी पर्वत श्रृंखलाएं थी वहाँ पर। वहाँ से मैंने जो देखा हुआ है, मुझे रोम जितना प्रतीत हुआ है। ये क्या बता रहा है कि जितना रोम का क्षेत्र था उस समय पे, उतना ही विजयनगर का क्षेत्र था और देखने में अत्यंत सुंदर था। इसमें पेड़ों के कई उपवन थे, आवासों के बगीचों में तथा पानी की कई नालियां थीं जो जिसमें आती थीं, तथा कई स्थानों पर झीलें थीं, तथा राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष भी यहाँ पे लगे हुए थे। जल संपदा देखते हैं कि वहाँ पे जल संपदा किस प्रकार की रखी हुई थी। होजो जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था, इस चीज़ को देख लीजिए। कृष्णदेव राय द्वारा बनाए गए जलाशय के विषय में पेश कहता है, पेश लेखक था, राजा ने एक जलाशय बनवाया 2 पहाड़ियों के मुख विवर पर, जिसने दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहाँ इकट्ठा हो जाता था। पहाड़ी से जब जल आता था तो उस जलाशय में इकट्ठा हो जाता था। इसके अलावा जल 9 मील लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी से पाइपों से आता था। 15 किलोमीटर तक पाइप डले हुए थे जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया गया था जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी से मिलता था। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हुए थे जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए थे। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए थे जिनसे अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई के पानी लाते थे। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तोड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा। कितने? जलाशय में लगभग 15 से 20 हजार आदमी काम कर रहे थे, बिल्कुल चींटियों की तरह लग रहे थे। लेखक का कहना क्या है कि जो 15 से 20 लाख लोग काम कर रहे थे, 15 से 20 हजार जो काम कर रहे थे वो चींटियों की तरह थे। ये चीज़ पेश ने बोली है, पेश लेखक था उस समय। जल संपदा क्या थी विजयनगर में? तो देखिए अच्छी थी जल संपदा। देखिए विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाली तथ्य क्या है? तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड था। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकर नदी से मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए जाते थे
हौज क्या होता था, एक बड़ा सा कुंड बनाया जाता था पानी के लिए। चूंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंधन किया हुआ था। मतलब पानी को पहले तो इकट्ठा किया, फिर नहरों के द्वारा उसको शहर तक ले जाया जाता था, विजयनगर तक। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौज में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय बोला जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी लाया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचना में से एक हीरिया नहर थी उस समय पे। हीरिया नहर को आज भी इसके भग्नावशेष आपको अवशेष देखने को भग्नावशेष के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। जो तुंगभद्रा नदी पर बांध बना हुआ था, उससे एक नहर निकली हुई थी जिसका नाम था हीरिया, उससे पानी ले जाया जाता था। और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा कराया गया होगा। संभावना है, निश्चित पता नहीं है इनको कि संगम वंश ने करवाया था या राय वंश ने करवाया था, किसने करवाया था। किलेबंदियां और सड़क किस प्रकार की थी उस समय पे। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उस विशाल किलेबंदी की दीवार पर नजर डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट जो आज का कोझिकोड है, भेजा गया। कौन भेजा गया? दूत भेजा गया। फारस के शासक द्वारा कालीकट भेजा गया दूत था। कौन था? अब्दुल रज्जाक। किसने भेजा था? फारस के शासक ने। किलेबंद से बहुत प्रभावित हुआ जब ये दूत आया और इसने देखा किलेबंदी, ये तो खुशी हो गया देख के उसको, और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इसने न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। इसने सारी चीजें लिखी। किलेबंदी को देखकर इतना खुश हो गया कि इसने फिर सब चीजें लिखी कि किस प्रकार से किलेबंदी होती थी। यहाँ पे सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। जो चारों ओर पहाड़ियां बनी हुई हैं, तो मान लीजिए पहाड़ी इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, और मान लीजिए यहाँ पे दीवार नहीं है। 1 मिनट के लिए देखना है इसको, ये पहाड़ियाँ बना दी, मान लीजिए दीवार नहीं है। अब क्या किया, इसको देखना ग्रीन कलर से, इस प्रकार से दीवारें बना दी, तो हो गई ना किलाबंदी पहाड़ियों को जोड़कर, और मजबूती भी आ गई। तो ये चीज़ रहती थी, तो ये चीज़ देखी थी उसने, दूत ने। आगे देखिए, आगे क्या है। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार की थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाता था। पत्थर के टुकड़े फनाकार के थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। चलिए इसको आगे देखिएगा। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। जो खेत थे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी के, उनको भी घेर लिया गया था। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत थे, बगीचे तथा आवास थे। ऐसा नहीं है कि लगातार दीवारें बना दी, एक दीवार बनाई फिर उसमें बीच का हिस्सा कुछ रहा होगा, फिर काफ़ी जगह छोड़ के दूसरी दीवार बनाई, है ना। अब पूरे राज्य को किलेबंदी करने के लिए छोटी छोटी दीवारें तो बनेंगी नहीं ना, खुद सोचिए इस चीज़ को। तो पहली, दूसरी और तीसरी दीवार में क्या था? तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत थे और बगीचे थे और आवास थे। और पेश कहता है, क्या कहता है पेश? इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत हैं जहाँ वे धान उगाते हैं। जब पहली दीवार में लोग प्रवेश किए तो इन लोगों को जुते हुए खेत मिले जहाँ पर धान उगाई जाती थी, और कई उद्यान, पार्क और बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता था। इन कथनों की झीलों से जल क्यों लाया जाता था? एक तो यहाँ पे उद्यान थे और दूसरी बात यहाँ पे धान की खेती की जाती थी। इन कथनों की आज के पुरातत्वविद द्वारा पुष्टि की गई, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। आगे देखिए, आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? जरूरी था कृषि क्षेत्र को किलेबंद करना। अब अपने राज्य से बाहर रख देंगे कृषि क्षेत्र को, खाएंगे क्या बताइए। अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। अपनी भी सुरक्षा देखना और सामने वाले को क्या समर्पण करवाना। अब देखिए, कृषि क्षेत्र तो पूरा घेरबंद कर लिया,
अब जो बगल वाले राज्य हैं उनके पास अगर कृषि क्षेत्र नहीं बचेगा क्या खाएंगे, तो राज्य को समर्पण कर देंगे राजा के पास आके कि भाई हमें खाने को दो। तो क्या किया, खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण करने के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चलती रहती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। दूसरी किलेबंद नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी दीवार जो थी तो तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। मतलब 7 दीवारों से अगर घेरा गया था, अगर किलेबंदी की गई थी तो उसमें क्या था, देखिए मान लीजिए ये रहा विजयनगर, इस प्रकार से घेरा गया, मान लीजिए है ना, इस प्रकार से अगर घेरा गया तो जब ये सब साफ हो गया, 1 मिनट देखिए इसको, अगर इस प्रकार से इसको घेरा गया मान लीजिए 7 तरीके से, अरे कलर चेंज करना है 1 मिनट के लिए, देखिए इसको, देखिए अब मान लीजिए ये वाला प्रवेश द्वार है तो ये जो भाग है यहाँ पे खेती होती थी, एक दीवार हो गई, दूसरी दीवार आपने पार की यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा, तीसरी दीवार पार की आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा, इस तरीके से चीज़ें रहती थी। चलिए देखिए आगे, दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे जो अक्सर उन संरचनाओं को प्रभावित करते थे जिनमें प्रवेश को भी नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुम्मत तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते थे। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक यानी हिंद इस्लामिक कहते हैं क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क में हुआ है। चलिए हो गया आपका इधर पे किलेबंद दीवार में बना हुआ प्रवेश द्वार। तो इस प्रकार से इतने बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे किलेबंद दीवार के आसपास। एक गोपुरम बना हुआ है ना, कहाँ तक हो गया, यहाँ पे देखिए पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहाँ से बाहर जाने की सड़कों का अध्ययन किया। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों में से की गई। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर जाती थी। अब पहाड़ी भूभाग को काटेंगे थोड़ी ना या उन पर चढ़ेंगे थोड़ी ना, तो घूमती हुई इस प्रकार से सड़कें जाती थी, है ना। आज भी वही स्थिति है। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ती हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार रहते थे। क्या होता था, मान लीजिए ये बना हुआ है मंदिर, अब यहाँ से इस प्रकार से आपकी सड़कें रहेंगी और ये आसपास तो सड़कों की दोनों साइड क्या लगेगा, मार्केट लगेगा। शहरी केंद्र किस प्रकार से था यहाँ का, शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं। पुरातात्विदों ने कुछ स्थानों जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल था में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है और उनका यह सुझाव हो सकता है कि इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते थे। यह मुस्लिम रियासी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्टकार थे। फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। आगे देखिए, सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित थे। आगे देखिए, क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे कि प्रचलन की ओर संकेत करते थे। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे, है ना। ये हो गया आपका राजकीय केंद्र। तो चलिए इसको सेकंड पार्ट में देखेंगे। जहाँ तक पहले इसको देख लें थोड़ा कितना है राजकीय केंद्र, इसको सेकंड पार्ट में देखेंगे राजकीय केंद्र को। हो गया चैप्टर, ये आपका अच्छा है, ये और इम्पोर्टेंट है आगे चल के चैप्टर। चलिए इसके सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।